सो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और ये है हमारा पार्ट 2 जिसका हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। इसका हम फर्स्ट पार्ट जो है वो पहले ही कवर कर चुके हैं और जिसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। और मुझे थोड़ी सी कंप्लेन मिली थी अपनी लास्ट वीडियो को लेकर कि मेरी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैंने इसके लिए वर्कआउट कर लिया है और शायद इस वाली वीडियो में आपको वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मैंने इस बार वीडियो क्वालिटी को भी थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश की है। आई थिंक अब ठीक आ रही है वीडियो। और हम जो है इसका जल्दी से सेकंड पार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकंड पार्ट में जैसे मैंने आपको कहा था, सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज तीन टॉपिक को ख़त्म करेंगे, जल्दी से करेंगे। काफ़ी बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं, तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में बचा था जो हमारे पास, और हमारा बचा था यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, और साथ साथ में लास्ट में बचा था हमारा एक्सक्रीशन। बहुत बच्चों को यहाँ पर ये डाउट होता है कि एक्सक्रीशन क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या अपने खाने को बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन है? नो, दैट इज़ रॉन्ग। इजेशन उसे कहते हैं हम लोग, इजेशन ऑफ अवर फूड। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या है उसमें हम पढ़ेंगे। द मेकिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज एक्सक्रीशन। चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक में। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोग देखिए ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेशन पार्ट को पढ़ने वाले हैं। मैं मोटा आपको बता देता हूँ। रेस्पिरेशन को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लिम्फ, और इस रेस्पिरेशन में सारा कुछ पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और प्लांट का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, प्लांट का और ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन उसके बाद पढ़ेंगे आज हम ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हार्ट जो है काम कैसे करता है, और हार्ट कैसे काम करता है, व्हाट इज़ लिम्फ, व्हाट इज़ ब्लड एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। ये सब कुछ हम जानेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में एंड फ्लोएम के बारे में। जो हमने जो 9th क्लास में भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था टिश्यूज़ वाले चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज लास्ट में आ जाएंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में, और लास्ट में हम एक और टॉपिक जो है छोटा सा जिसको कहते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इसको कवर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बता दिए, लगभग इनको हम कवर करने वाले हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें कंक्लूजन जाएंगे, थोड़े से क्वेश्चंस भी बताएंगे आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए और क्या क्या नहीं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है जिसको कहते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। हम लोग न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि जो हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं उसे एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी तक की सेल्स तक पहुंचाया जाता है, और उससे क्या बनती है, एनर्जी। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या ये सेम चीज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग बिल्कुल अलग है। अगर मैं बात करूं ब्रीदिंग की, तो ये जो ब्रीदिंग है ये रेस्पिरेशन का ही एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेस विच इज़ लाई इन द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो मैंने आपको बताया, जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। आप क्या करते हैं, आप एयर को अंदर लेते हैं जिसमें थोड़ी सी होती है कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, नाइट्रोजन मिक्स होती है, ऑक्सीजन मिक्स होती है। तो उसमें से ऑक्सीजन को हम लोग रख लेते हैं और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, वापस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने ऑक्सीजन को रख लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कर दिया। इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द रिलीज ऑफ CO2। उसी के बाद सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आ जाता है ब्रीदिंग का अगला पार्ट जिसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे हम रेस्पायर करते हैं वैसे ही हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो रेस्पायर करती हैं। ठीक है, वो रेस्पायर करती हैं। वो कैसे, वो क्या करती हैं, जो हमने खाना खाया था, सिंपल फूड, उसको क्या किस में कन्वर्ट करेंगी, ऑक्सीजन के साथ मिलकर किस में कन्वर्ट करेंगी, एनर्जी। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, ATP की फॉर्म में होगी। वो एनर्जी होगी ATP की फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। अब आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑफ वेरियस पाथवेज में आपको क्या पता होना चाहिए कि ग्लूकोज जो होता है वो टूट कर क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ग्लूकोज होता है वो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज टूटता किस में है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में टूटता ग्लूकोज किस में टूटेगा, साइटोप्लाज्म में। और वो क्या बना लेगा, पायरोवेट। वो क्या बना लेगा, पायरोवेट। तो जब पायरोवेट जब फर्दर आगे फॉर्म होता है, और अगर उसको ऑक्सीजन मिलती है तो क्या होता है, और ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होता है। तो अगर उसे ऑक्सीजन मिलती है, आपने सुना होगा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अगर उसे ऑक्सीजन मिलती है तो उसे क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो एनारोबिक
एस्पिरेशन, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें ऑक्सीजन मिल रही है तो उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं मिल रही है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर ऑक्सीजन मिलती है तो ये जो आपने एनर्जी बनाई ये ट्रांसफर हो जाती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये जो उसने ग्लूकोज ने तोड़ा और पायरुवेट बनाया, ये पायरुवेट कहाँ ट्रांसफर हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये किसमें चेंज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसको कहते हैं हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें दो केस होते हैं। अगर उसमें दो चीजें बनती हैं, एक चीज बनती है हमारे पास एल्कोहल, दो केसेस हैं, और एक में बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो एल्कोहल किस केस में बनता है? एल्कोहल तब बनेगा जब वो ईस्ट की प्रेजेंस, ईस्ट के पास जाएगा। ईस्ट जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अपना काम करता है तो वो किस में चेंज कर लेता है? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में। और अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो दूसरा केस मैंने क्या बताया, क्या बनाएगा वो? लैक्टिक एसिड। तो आपने सुना होगा जब आप दौड़ते हैं, ज़्यादा देर तक दौड़ लेते हैं तो आपके पैरों में दर्द होने लगता है, ठीक है, आपकी मसल्स में पेन होने लगता है। क्यों मसल्स में पेन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब मैं अपने टाइम में था ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था कि मसल्स पेन जो है वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो है वो मसल में बनने लगता है, जो कि हमारे क्यों, और ये बनता क्यों है? ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से, ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती है तो मसल्स में क्या बनने लगता है? लैक्टिक एसिड, दैट इज हार्मफुल फॉर आवर मसल्स, और उसमें क्या होने लगता है? पेन, जिसकी वजह से आप जो है फर्दर दौड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको? तो हम थोड़ा जल्दी से ये और रिवाइज करेंगे कि व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये वाली वीडियो है, मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है। इसमें 3 टॉपिक हमको कवर करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसलिए तो आपको 1x या 2x पे 1.5x पे आपको इसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब मैंने आपको 2 तरीके के रेस्पिरेशन बताए, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है। अभी मैंने बताया एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है आपके लंग्स से जो ऑक्सीजन भेजी जा रही थी सेल्स में वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन होती है। तो ये कहाँ आकर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको याद रखना है कि पायरुवेट कहाँ क्रिएट होता है, तो वो पायरुवेट आपको मैं फिर याद दिला देता हूँ, साइटोप्लाज्म में क्रिएट होता है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म किसके साइटोप्लाज्म में? ईस्ट के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ईस्ट के साइटोप्लाज्म में होगा क्रिएट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं एरोबिक का एंड प्रोडक्ट बनाएगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और अगर मैं कहूं साइटोप्लाज्म में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था वो क्या करेगा? एल्कोहल बनाएगा और लैक्टिक एसिड। एल्कोहल बनाएगा जब ईस्ट फॉर्मेशन करेगा, और लैक्टिक एसिड बनाएगा हमारा मसल्स में, ठीक है, ये बनेगा हमारा मसल्स में। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किस में होगी भाई? जहां पर ऑक्सीजन होगी वहां पे एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। और जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पे क्या होगा? वहां पे एनर्जी कम थोड़ा सा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं व्हाट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं और कैसे काम करता है, ठीक है। तो आपकी ये नोस्ट्रल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। नोस्ट्रल्स के अंदर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं, शायद आई गेस सीलिया कहते हैं इनको, ठीक है, सीलिया। तो सीलिया का काम क्या होता है? ये अपने जो जाती है एयर उसको फिल्टर करके अंदर भेजते हैं। उसको क्या करेंगे? फिल्टर करके अंदर भेजेंगे। किसके थ्रू भेजेंगे भाई? नेजल कैविटी के थ्रू भेजेंगे और माउथ कैविटी के थ्रू भेजेंगे। नेजल कैविटी एंड माउथ कैविटी के थ्रू ये अंदर भेजेंगे, ठीक है। अब कुछ हम लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा सांस कहाँ से लेनी चाहिए? दौड़ते समय अपने मुंह को बंद रखना चाहिए ताकि सांस जो है अच्छे से अंदर जाए। तो ये जो सीलिया का काम होता है, ये डस्ट को फिल्टर करके, जो बाल होते हैं नाक के, वो डस्ट को आपके फिल्टर करके अंदर की तरफ भेजते हैं, ठीक है। तो नेजल पैसेज से होते हुए जाते हैं और माउथ से, दोनों तरफ से हम लोग सांस लेते हैं। उसके बाद ये देखिए नॉस्ट्रिल, एयर टेक इनटू द बॉडी। फिर नेजल पैसेज, इट इज अ चैनल ऑफ एयर फ्लो थ्रू द नोज। ये से नेजल पैसेज को क्या कहते हैं? ये चैनल है, मतलब रास्ता है अंदर जाने के लिए, किसका? एयर फ्लो का। फिर उसके बाद नेजल कैविटी, इट इज अ लाइन विद द हेयर्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इट वार्म द मॉइस्चर एंड द फिल्टर बिफोर इट रीचेस टू द लंग। ये क्या करता है? उसको थोड़ा सा वार्म कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है और फिल्टर कर देता है एयर को। कौन सा? ये जो आपको दिखाई दे रहा है नेजल कैविटी, ठीक है। उसके बाद माउथ की कैविटी से भी थोड़ा सा एयर अंदर की तरफ जाती है। उसके बाद ये फर्दर जो है मूव करती है हमारी, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ, आई गेस इस पर भी शो हो रहा होगा मेरा मार्कर, हाँ, फेरिंग्स के
फेरिंग्स तक जाती है। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को ही हम लोग कहते हैं साउंड बॉक्स। इट इज नोन एज द साउंड बॉक्स। उससे पहले हम जानते हैं व्हाट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स इट कंटेन द रिंग्स कार्टिलेज विच एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। इसमें छोटी छोटी सी रिंग्स होती हैं, वो रिंग्स ऐसी होती हैं ये ठीक है, जिससे क्या हो कि एयर आसानी से अंदर जाए और वो कोलैप्स ना हो अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल बंद ना हो पाए, नहीं तो आपको सांस लेने में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम होने लगेगी। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स को ही हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं या फिर वॉइस बॉक्स कहते हैं। वो क्या करता है? इट हाउसेज द वोकल कॉर्ड एंड मैनिपुलेट इट पिच, वॉल्यूम एंड एसेंशियल फोनोनेशन। इट वाज आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। इसी को क्या कहा जाएगा? वॉइस बॉक्स कहा जाएगा। यही क्या करता है? आपकी पिच को चेंज करने के लिए, आपकी आवाज को चेंज करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स, ठीक है, यहां पे होता है ये। उसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया वो जगह है जहां पर जो आपका पाइपलाइन था एयर का, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जहां पर वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा वही एरिया क्या है? उसी को कहते हैं ट्रैकिया। दैट इज नोन एज ट्रैकिया। तो फेरिंग्स स्प्लिट इनटू ट्रैकिया एंड ईसोफेगस, ठीक है, तो ये कहां हो जाता है? ट्रैकिया और ईसोफेगस में चेंज हो डिवाइड हो जाता है। ईसोफेगस आपको मैंने बताया था फूड पाइपलाइन होती है, ठीक है, हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में इसमें कवर किया था। और ट्रैकिया कहां है? जहां पर आपकी एयर जो है अंदर की तरफ जाती है। इट करेक्ट द लैरिंग्स साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स से होते हुए और ब्रोंकियल्स ऑफ द लंग्स तक पहुंचती है, जिनको कहते हैं ये देखिए ट्रैकिया आपका ये रहा, ठीक है, और ये आगे जाकर आप देखेंगे, ये देखिए ये ब्रोंकियल्स में जाकर जा रहा है, ये देखिए ये, ठीक है, ये ब्रोंकियल्स का नाम ब्रोंकी भी अगर सिंगल होगा तो उसे ब्रोंकी कहेंगे, सॉरी अगर सिंगल होगा तो ब्रोंकियल्स कहेंगे और बहुत सारे ग्रुप में होगा तो उसे ब्रोंकिल्स कहेंगे। यहाँ पर एक सब्जी का नाम आता है जिसका नाम है ब्रोकली, वो कहीं ना कहीं इसके शेप में होती है, ठीक है, इसी की शेप में होती है ब्रोकली, ठीक है, उसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, उन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इन ब्रोंक्यूल्स को फर्दर अगर हम आगे बढ़ाएंगे, इनको अगर आगे बढ़ाएंगे, देखिए ऐसे ये पैसेज है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे सैक होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ऐसे करके। अब ये सैक लग रहे हैं आपको, इन्हें एयर सैक कहते हैं। एयर सैक का मतलब पाउच होते हैं एयर, जिसमें एयर जाके भर जाती है, और ये जैसे बलून होता है वैसे करके ये फूल जाते हैं। ये क्या करते हैं? फूल जाते हैं। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, इन एयर सैक के एल्वोलाई, जिसको कहते हैं हम लोग एल्वोलाई, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग एल्वोलाई, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूं, लेट मी चेंज दिस। अब इन पे ना ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज मतलब इनके ऊपर बहुत सारी ऐसे, मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो दिस इज सैक, एयर सैक, और इनके ऊपर ऐसे करके कब्जा कर रखा होता है कि इन्होंने ब्लड कैपिलरीज से, ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज का काम क्या है? देखिए सबसे पहले आपके ट्रैकिया तक पहुंच गए थे हम लोग, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियल्स में जाएगी एयर, एयर के बाद एल्वोलाई में जाएगी, और एल्वोलाई में एयर जाने के बाद जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं ब्लड कैपिलरीज से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कहां भेज दी गई? वापस से भेज दी गई आपके लंग्स में, जो वहां से निकली थी सेल से निकली थी, उसे वापस कर दिया लंग्स में, और लंग्स से ये वापस चली जाती है ब्लड कैपिलरीज, वापस से उसी रूट पे एल्वोलाई, देन ब्रोंक्यूल्स, then bronchi, then trachea, then larynx, pharynx and nasal cavity के थ्रू आपके जब ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग से होते हुए वापस चली जाती है, ठीक है, ओके। तो आपको आई होप ये बात समझ आई होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, व्हाट इज ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, मतलब ब्रीदिंग काम कैसे करती है। तो ड्यूरिंग द इनहेलेशन द थ्रोटिक कैविटी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। जब हम एक्सपेंड करते हैं, मतलब हम जब ब्रीद इन करते हैं तो हमारा चेस्ट जो है वो एक्सपेंड होता है, और एक्सपेंड होता है तो हमारे यहाँ पर इस जगह पर, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक मसल होती है जिसका नाम होता है डायाफ्राम। लोकेशन ऑफ डायाफ्राम लास्ट के 2 ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि लोकेशन ऑफ डायाफ्राम एंड व्हाट इज डायाफ्राम, ये पूछा गया है, ठीक है। तो डायाफ्राम क्या होता है? यहाँ पे एक मसल्स होती है, जब आप इनहेल करते हैं तो वो मसल कोलैप्स हो जाती है, तो वो नीचे की तरफ डाउन की तरफ मूव होती है, ठीक है, वो मसल डाउन की तरफ मूव होती है, ठीक है। तो आप जब इनहेल किया, चेस्ट एक्सपेंड हुआ और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव हो गया, ठीक है। और जब आप एक्सहेल करते हैं तो चेस्ट क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा, चेस्ट थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, और जिसकी वजह से डायफ्राम क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा, डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द इलेशन थ्रोएड कैविटी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, थ्रोटिक, ये भी आपका जो है ये थ्रोटिक कैविटी जिसको कहते हैं, जब आप सांस लेंगे अंदर की तरफ ये थ्रोटिक कैविटी भी एक्सपेंड होगी,
और चेस्ट कैविटी भी एक्सपेंड होगी। और जब आप एक्सेलेशन करते हैं तब थ्रोटिक कैविटी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बाहर की तरफ आपने सांस निकाली तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। रिब्स जो है थोड़ी सी लिफ्ट अप हो जाती हैं और एक्सेलेशन में रिफ्ट डाउनवर्ड मूव हो जाती हैं। डायाफ्राम बिकेम फ्लैट एंड इन द शेप, डायाफ्राम जो है वो शेप में फ्लैट हो जाता है जब आप इनहेलेशन करते हैं। ठीक है, लंग्स फूल जाएंगे तो वो नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और डायफ्राम बिकम डोम शेप, वो फूल जाता है वापस जब आप सांस को बाहर निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज एंड द एयर इंक्रीज। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द लंग डिक्रीज एयर फ्रॉम द लंग्स, द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीज एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स। अच्छा, लंग्स जो है जब हम एयर को इन करते हैं तो लंग्स जो का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब हम एक्सेल करेंगे तब लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आया ये बात। ठीक है, ओके, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वली ब्लड एंड टिश्यूज, ये कैसे होता है। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको समझाया था कि एल्वली के ऊपर, ये रही एल्वली, और इसके ऊपर बहुत सारी ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, जो कि क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज करती हैं। वो O2 को लेकर आती हैं और CO2 को वापस भेज देती हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पर एक और बात आपको जाननी जरूरी है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में पूछा ये क्वेश्चन आता है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्वेटिक यानी जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके कंपैरिजन में धीरे सांस क्यों लेते हैं, या फिर एक्वेटिक एनिमल तेज सांस क्यों लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि लास्ट कुछ ईयर में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, टेस्ट में मैंने बच्चों को देखा है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक होते हैं वो जो पानी में ऑक्सीजन होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। H2O देखिए एक ही मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन का, तो वाटर में जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए फिशेज वगैरह को सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। उनके जो फिन्स हैं वो बहुत जल्दी सांस लेते हैं। ठीक है, उसकी फिन्स की हेल्प से सांस लेते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं सांस। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट, अब हम प्लांट्स में जाएंगे, अब हम प्लांट्स के तरफ जाएंगे। प्लांट्स में ज़्यादा रेस्पिरेशन में पढ़ने को नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है जो आपके कोर्सेज में है, आपको बस 3 चीज़ें याद रखी हैं। अगर मेरी बताई हुई आपने 3 चीज़ें याद रख ली तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बताऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा रफ में बनाऊँगा। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। देखिए ये जो प्लांट्स का लीफ वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो लीफ वाला पार्ट है, यहाँ पे तो आप स्टोमेटा के थ्रू में जो मैं बता चुका हूँ आपको न्यूट्रिशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन आपका होता है, और आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि हम लोगों को जो पढ़ाया गया है कि ऑक्सीजन जो है वो वही देते हैं प्लांट, सिर्फ नहीं, रेस्पिरेशन के टाइम पे वहां पर भी ऑक्सीजन का इनटेक होगा और CO2 का आउटगोइंग होगा प्लांट्स में भी। ठीक है, ऑक्सीजन हमें प्लांट्स देते हैं, लेकिन किसकी प्रोसेस में, वो न्यूट्रिशन की प्रोसेस में देते हैं। ठीक है, वो क्या कर, उनके लिए क्या था, बाई प्रोडक्ट था ऑक्सीजन, जब हमने वहां पे न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा था। ठीक है, यहां पर लेकिन क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन ही इनटेक की जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर जाएगी। किसमें, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। तो ये किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा। ठीक है, उसके बाद लेंटिकल्स क्या है, लेंटिकल्स है यहाँ पर, लेंटिकल्स है यहाँ पर, ये जो आपको दिख रही है बार्क, ठीक है, स्टेम दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यही पोर्स जो हैं लेंटिकल्स की, इसी में छोटे, इन्हीं छोटे पोर्स को कहते हैं लेंटिकल्स। इन्हीं लेंटिकल्स की हेल्प से भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटगोइंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद लीव्स की जो सरफेस होती हैं, इनकी जो सरफेस होती है, सॉरी लीव्स की कह रहा हूँ, रूट की जो सरफेस होती हैं, उनकी सरफेस से भी रेस्पिरेशन होता है। केवल प्लांट्स में आपको इतना जानना है कि 3 चीज़ें जाननी मैंने आपको बताया। लीव्स से आपको होता है स्टोमेटा, लीव्स से अगर रेस्पिरेशन करेंगे तो स्टोमेटा, और अगर स्टेम से करेंगे तो लेंटिकल्स जो स्मॉल पोर्स होते हैं, और आपसे रूट से अगर पूछा जाए तो रूट से पूछा जाएगा तो सरफेस, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है इधर से उधर सामान को लेकर जाना। अब इधर से उधर ले जाने का काम अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में करता कौन है, जैसे हमारे यहाँ तो भाई मोटर व्हीकल्स हैं, वो इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हमारी बॉडी की बात करी जाए, हमारी बॉडी में एक चीज़ है जिसका नाम है ब्लड।
ब्लड ही सब कुछ लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ब्लड ही ऑक्सीजन को लेकर जाएगा सेल्स तक, ब्लड ही जो एब्जॉर्ब की थी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैंने आपको बताया था विली के ऊपर होती हैं ब्लड कैपिलरीज, वो एब्जॉर्ब करते हैं वहाँ पे न्यूट्रिशंस, वो ही लेकर जाता है सारी चीज़ें सेल्स तक, सारी बॉडी पार्ट्स तक। तो ब्लड क्या है, एक ट्रांसपोर्ट यूनिट है जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेकर जाएगी, ठीक है। तो इन ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड एक्सेट्रा, फूड चाहिए हम लोगों को जगह जगह पे। दिस फंक्शन परफॉर्म बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन पार्ट क्या है, ब्लड, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन पार्ट क्या है, ब्लड, ठीक है। द सर्कुलेटरी सिस्टम में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आपका हार्ट, और हार्ट में आ गया आर्टरीज और वेन्स जिन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं, और सर्कुलेटरी मीडियम जिसे कहते हैं ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। हार्ट क्या करता है, हार्ट आपके जो कूलर में पंप लगी होती है, सिंपल कूलर की पंप क्या करती है भाई, जो टैंक का पानी होता है उसको ऊपर लेके जाती है और उसको फिर वापस से क्या करती है, जो उसकी खस लगी होती है, जो उसके ऊपर पैड्स लगे होते हैं, हनीकॉम्ब पैड्स लगे होते हैं, वहां तक वाटर को लेके जाती है, फिर वो ठंडी ठंडी हवा में देता है, ठीक है। वही काम हार्ट का, काइंड ऑफ वही काम है, सिर्फ इट इज अ मोटर, इट इज लाइक अ पंप, ठीक है, जो क्या करता है, केवल ब्लड को पंप करता है, फेंकता है एक जगह से दूसरी जगह, बस वो ऑर्गेनाइज मैनर में, वो क्या है, ऑर्गेनाइज मैनर में है, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, कि किसको कहां भेजना है, कौन से ब्लड को कहां भेजना है। उसके बाद आ जाता है अब ब्लड को लेकर जाएगा कौन, ब्लड को लेकर जाती हैं हमारी आर्टरीज और वेन्स। ब्लड को लेकर कौन जाएगा, आर्टरीज एंड वेन्स। अच्छा, ब्लड में एक चीज आपको याद रखनी है, जो आर्टरीज होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं इन कंपैरिजन टू द वेन्स। आर्टरीज जो हैं वो थिक होंगी इन कंपैरिजन टू द वेन्स। अच्छा, थिक होंगी, इनकी वॉल भी थोड़ी सी मोटी होगी, क्योंकि इनके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, मैं पहले ही मैं यहाँ लिख देता हूँ ए आर्टरीज एंड वेन, ठीक है। अगर मैं कहूँ आर्टरीज, ऑक्सीजन कौन लेकर जाएगा, ऑक्सीजन, या तो फिर आर्टरीज लेकर जाएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आर्टरीज ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन लेकर जाएंगी, तो ये कहाँ लेकर जाएंगे भाई, बॉडी पार्ट तक लेकर जाएंगी, ठीक है, ये कहाँ, बॉडी पार्ट तक लेकर जाएंगी, ठीक है। अच्छा, वेन्स की बात करें तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, कहाँ तक, कहाँ से लेकर जाती हैं भाई, लंग्स लाया था ना, याद करिए, लंग्स लाया था, ठीक है, लंग्स लाया था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह थी, आपके एल्वलाइसिस उन्होंने शक कर लिया था, ठीक है, लंग्स लेकर आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये बॉडी पार्ट तक जाती है, बॉडी पार्ट थ्रू हार्ट, और लंग्स भी क्या करता है, लंग्स कहाँ करता है, हार्ट को पंप करता है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसीलिए आर्टरीज का जो आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ज़रूरत होती है, और वेन्स का प्रेशर कम होता है। तो जब प्रेशर ज़्यादा है तो उनकी वॉल्स भी कैसी होंगी, थिक होंगी, इधर प्रेशर कम है तो इधर वॉल्स कैसी होंगी, कम थिक होंगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ में आपको थोड़ा सा देर में समझाऊंगा, ब्लड आपको बता दिया, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, कुछ कुछ जगह पे फूड के भी सप्लाईज होंगी, ठीक है। तो हम जान लेते हैं आप सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए, एक आपका ये डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद एक डायग्राम मैंने बनाया है जो आपको समझाने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो आपको बहुत ही यहाँ पे रफ सा चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, ये ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, और एक यहाँ पे ये ब्लैक से जो मैंने मार्क किया अभी, रेड वाला पार्ट, और एक ये ब्लू वाला पार्ट, ठीक है, दो पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए, इसका जो ये वाला पार्ट है ब्लू वाला, उसका ऊपर वाला पार्ट है, उसे कहते हैं राइट आर्ट्रियम। तो इधर वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। नीचे वाला क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स, इधर वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इसे कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब व्हाट इज आर्ट्रियम एंड व्हाट इज वेंट्रिकल्स, कुछ नहीं है, बस वो थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं ब्लड को, आर्ट्रियम्स एंड वेंट्रिकल्स थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, ब्लड को होल्ड करेंगे, तो उनका एक नाम दे दिया कि दैट इज आर्ट्रियम एंड दैट इज वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, तो मेरा ये राइट साइड है, तो मेरा जो राइट साइड है उसी साइड में क्या होगा, राइट आर्ट्रियम होगा, ठीक है। मेरा जो लेफ्ट साइड है उसी साइड में क्या होगा, लेफ्ट आर्ट्रियम होगा। अब ह्यूमन हार्ट की पोजीशन जो है सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होती है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होती है, ठीक है। तो पोजीशन पूछी जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको अपने वाले जो मैंने डायग्राम बनाया उससे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये रहा लेफ्ट राइट आर्ट्रियम, ये रहा लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स। इन दोनों के बीच में एक ये जो मैंने डिवाइडेशन कर दिया है, इसका मसल होती है, इसका नाम होता है सेप्टम। ये क्या करती है, एक वॉल होती है जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा विच मसल सेपरेट द आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स, तो आपको बताना है दैट इज सेप्टम,
ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे लंग्स में आपको मैंने बताया था, लंग्स एल्वलाई जो वहाँ से एल्वलाई जो थे वो ऑक्सीजन लेकर आए थे, और क्या लेकर आए थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लिया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो हमारा आ रहा है लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है, अच्छा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, वो आ रहा है लेफ्ट आर्टरियम में। अब लेफ्ट आर्टरियम में वो धीरे से जाता है इस ऐसे, यहाँ से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, वेंट्रिकल्स। और ये जो आता है, अच्छा मैंने आपको वेन्स बताई थी और आर्टरीज बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था जो आर्टरीज होती हैं वो लेती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो और ये होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, ठीक है। लेकिन एक वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, सिर्फ एक वेन, उसका नाम है पल्मोनरी वेन, वो लेकर जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड याद रखेंगे लेकर जाएगी, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स तक, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम में जाने के बाद में वो यहाँ से ये वॉल्व लगे होते हैं, ये वॉल्व से नीचे गिरता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पंप होकर जाता है किधर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी पार्ट्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी पार्ट में जाएगा, किसके थ्रू, ऑर्ट्रा के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू जाएगा, ऑर्ट्रा के थ्रू। ये भी कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब वहाँ पे हमारी जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो सेल्स हैं वो भी तो रेस्पायर कर रहे हैं, वो भी तो रेस्पिरेशन कर रही है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और इसको दे दिया, किसको भाई, किसको दे दिया, इसको दे दिया हमारे हार्ट को, हार्ट के कौन से पार्ट को दे दिया, राइट आर्टरियम वाले पार्ट को, राइट आर्टरियम। तो ऑर्गन से हमारा जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, राइट आर्टरियम में जाएगा, राइट आर्टरियम में, ठीक है। और ये कैसा ब्लड होगा, क्योंकि सेल्स ने भेजा है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ऑक्सीजन होगी लेकिन कम होगी, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये वेना कावा के थ्रू हमारे राइट आर्टरियम में जाता है, ठीक है, वेना कावा के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट आर्टरियम में। फिर से यहाँ पे ये वॉल्व लगे होते हैं, बाइक्यूपिड वॉल्व जिन्हें कहते हैं, ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा और ये फिर से पंप करेगा बहुत कस के, अच्छा बहुत कस के पंप करेगा हमारे लंग्स तक, हमारे लंग्स तक, हमारे लंग्स तक पंप करेगा ये बहुत कस के। लंग्स में पंप करने के बाद ये पंप करेगा किससे, पल्मोनरी आर्टरी से करेगा, ठीक है, और लंग्स इसे फिर से फिल्टर कर देगा, इसको फिर से फिल्टर करने के बाद फिर से ये रिपीट होगा प्रोसेस, और ऐसे करके जो ब्लड है वो जाने लगेगा हमारा पल्मोनरी वेन्स से के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम। तो ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट होता है, लंग से इधर आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर उसके बाद ऑर्गन में जाएगा, ऑर्गन के बाद राइट आर्टरियम में जाएगा, और फिर राइट वेंट्रिकल से होते हुए लंग्स में चला जाएगा, ठीक है, लंग्स में चला जाएगा। अब जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी भी वॉल्स ऐसे ये थिक होती हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनकी भी जो वॉल्स हैं ये थोड़ी सी थिक हैं। ये थिक क्यों है, क्योंकि इनको ब्लड को पंप करने के लिए ना यहाँ पे ये वॉल्व थिक होनी चाहिए, नहीं तो प्रेशर नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं तो क्या नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा, प्रेशर वो होल्ड नहीं कर पाएंगी, इसीलिए वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो वो पंप करने के लिए उनको चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक बात आती है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है इसको, व्हाई इज कॉल्ड इट डबल सर्कुलेशन। क्योंकि बेटा ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट में ट्रैवल करता है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। देखिए एक बार देखिए यहाँ से आया, यहाँ पे आया लेफ्ट आर्टरियम में, उसके बाद यहाँ से ऑर्गन होते हुए फिर से कहाँ आया, राइट आर्टरियम में। तो ब्लड 2 बार गया ना, हमारा ब्लड 2 बार गया, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, इसीलिए हमने कहा कि ये जो है 2 बार जा रहा है, इसीलिए उसको कह दिया कि ये डबल सर्कुलेशन कर रहा है, ब्लड जो है एक साइकिल में डबल सर्कुलेशन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द हार्ट। अब सर्कुलेशन 2 तरीके का होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। ब्लड जो है हार्ट तक मूव करता है, किसके थ्रू भाई, लंग से जो हमारा गया था, लंग से थ्रू गया था, ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक। अच्छा ओके, ये देखिए यहां से ये गया लंग्स तक, जो अब सीधा सीधा समझ लीजिए, जो पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स लेकर जा रही हैं तो उसे कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन,
और अगर उसके अदर देन लेकर जा रहे हैं वेना कावा और ऑर्ट्रा तो उसे कहेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिंपल सी चीज है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो लंग्स टू हार्ट टू लंग्स लेकर जा रही थी और पल्मोनरी वेन्स लंग्स टू हार्ट लेकर जा रही हैं, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो समझ आ गए पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको कहेंगे, जहां पर पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स इंक्लूड होंगी उन्हीं को कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जहां पर ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे जैसे वेना कावा और साथ साथ में हमारा ऑर्ट्रा तो उसको कहेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा, ब्लड, अब ब्लड को हमने एक टिश्यू माना है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज फ्लूइड इन नेचर। कैसा होता है, फ्लूइड इन नेचर होता है, मतलब वो फ्लो करता है, इसीलिए इसको हमने फ्लूइड की कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। सॉलिड कंपोनेंट क्या है भाई ब्लड कार्पल्स के, देखिए एक ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसीज क्या है, आरबीसीज क्या है, और आरबीसीज में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं और साथ साथ में हीमोग्लोबिन को कैरी करती हैं। हीमोग्लोबिन आपको पता है आयरन वाला पार्ट है, जिसमें आयरन होता है, उसी जो हमारे ब्लड का कलर रेड होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कैरी करती हैं और इसीलिए हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कैरी कर रही हैं तो वो कौन सी होंगी, आरबीसी। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, इन्हें डिफेंसिव सिस्टम और कहा जाता है। ये हमारे लिए सोल्जर ऑफ द बॉडी भी होती हैं। ये हमको इम्यून रखने के लिए हेल्प करती हैं, हमें डिसीज से लड़ने में हेल्प करती हैं। तो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स कैसी होंगी, इट प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय द इनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी करता है तो उसे कहते हैं आरबीसी। और डिफेंसिव सिस्टम का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी, सिंपल। ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है, ये करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प। अब मैं बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट बताने वाला हूँ आपको ब्लड प्लेटलेट से लेकर। आपने सुना होगा कि जब आपको डेंगू हो जाता है तो आपकी प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं, ठीक है। प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं, दैट मीन्स कि अगर आपके चोट लगी तो आपका जो खून है वो बहता रहेगा, ठीक है। एक और विटामिन होता है विटामिन के, ये भी हेल्प करता है इसके लिए। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का क्लॉट बनेगा तभी आपका जो है वो खून जो है वो रुकेगा, ठीक है। तभी आपका खून जो है रुकेगा जब ब्लड का क्लॉट होगा तभी, ठीक है। अच्छा, अगर ब्लड का क्लॉट ना हो तो आपका खून जो है लगातार बहता रहेगा, ठीक है। तो एक ब्लड प्लेटलेट्स और कब डाउन हो सकती हैं या विटामिन के कब डाउन हो सकता है, डायबिटीज़ के टाइम। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो बहुत उसको हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा उसे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि जो है उसके चोट ना लगे, नहीं तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और इंजरी में ब्लड जो है वो निकलता रहेगा, ठीक है। अब लिक्विड कंपोनेंट क्या है, लिक्विड कंपोनेंट होता है उसके अंदर एक तो हो गया ये रेड कलर का हो गया हमारा आरबीसी, व्हाइट कलर की हो गई हमारी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का येलो कलर होता है कुछ और प्लाज्मा के अंदर भी प्लेटलेट्स का कोई कलर नहीं होता है और प्लाज्मा के अंदर जो है येलो कलर का फ्लूइड होता है। तो आप जब भी उसके अंदर 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। जब भी आप अगर ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे तो आपको वो जो ब्लड है वो एक मशीन में डाल दिया था, वो बहुत तेज सर्कुलेट करती है, बहुत तेज घूमती है। तो उसमें क्या होता है, प्लाज्मा को अलग कर दिया जाता है, आरबीसी को अलग कर दिया जाता है, ऐसे करके इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो उसमें से अभी जब कोरोना चल रहा था तो लोगों का जो लोग ठीक हो गए थे तो उनका प्लाज्मा ही ले लिया गया था और दूसरे में इंजेक्ट किया जाता था। उस प्लाज्मा की हेल्प से ही वैक्सीन बनाई गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है 90% उसमें क्या होगा, वाटर, एंड 10% वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब आ जाते हैं लिम्फ। व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ क्या होते हैं? It is a yellowish fluid which escape from the blood capillaries into the intercellular spaces। मतलब अगर जैसे मान लीजिए ये आपकी एक सेल ये है, एक सेल ये है, इसमें से कभी अगर वो भी ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, और वो ब्लड कैपिलरीज क्योंकि सेल के ऊपर पूरी बाउंड होती हैं, वहाँ से अगर ब्लड कैपिलरीज में से कभी भी लीकेज हो गया ब्लड का तो वो इन गैप्स के बीच में भर जाता है और उन्हीं गैप्स के बीच में भरे हुए चीज को हम क्या कहते हैं, लिम्फ। और ये येलो कलर का होता है, येलोइश कलर, इट इज इन येलोइश कलर। इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन लेस प्रोटीन, इसमें थोड़ा सा प्रोटीन होता है, ब्लड के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रोटीन होता है। इट फ्लोज फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट विच हेल्प्स द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स। ये क्या करता है, ये ट्रैवल करता है हार्ट के थ्रू और ये जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ जाता है। अब आपको बता दूं मैं आर्टरीज के बारे में और वेन्स के बारे में पहले ही बता चुका था। ब्लड कैपिलरीज दो होती हैं, एक आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज,
ठीक है। और वेन्स क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड करती हैं, कैरी फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। आपको याद रखना है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज, एक्सेप्शन पूछा जाता है, ठीक है। आर्टरीज को हम और क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वेसल कहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाती है क्योंकि हार्ट से ये ऑक्सीजन लेकर आती है तो ये चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाती है। और कलेक्ट करती है कौन, वेन्स कलेक्ट करती हैं, सिर्फ को क्या कहते हैं, कलेक्टिंग वेसल कहते हैं। थिक और इलास्टिक होती है, मैंने बताया था आर्टरीज आपको, और लेस इलास्टिक होती हैं वेन्स, ठीक है। और स्किन से दूर होती हैं, उन्हें कहते हैं अंदर की तरफ, डीप सीटेड, मतलब स्किन के अंदर आपको दिखाई देंगी कौन, आर्टरीज, और स्किन के ऊपर की तरफ दिखाई देंगी आपको वेन्स, पतली पतली सी दिखाई देंगी वेन्स। उसी के अंदर आपका जो ब्लड है वो जब किसी को ट्रांसफर किया जाता है ब्लड, तो वो वेन्स में ही इंजेक्ट किया जाता है क्योंकि उसका आया हुआ ब्लड वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और अगर गलती से वो आर्टरीज में हो गया तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हो जाएगा वो मिक्स हो जाएगा, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। और आपको बात याद रखनी है क्या, कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं हार्ट, 4 चैम्बर, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स बताया था, यहाँ पे 4 चैम्बर बने हुए, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ऐसे 4 चैम्बर होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स। इनका ब्लड कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। और कौन होते हैं, बर्ड्स भी क्या होती हैं, 4 चैम्बर्ड होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ एम्फीबियंस, रेप्टाइल, ये सारे क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड होते हैं, 3 चैम्बर्ड। लेकिन एक रेप्टाइल ऐसा होता है जिसके 4 चैम्बर्ड होते हैं, उसका नाम है क्रोकोडाइल्स। अच्छा, अब ये कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड है क्या, हम लोग हैं वार्म ब्लडेड, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हमारा काम क्या है भाई, वार्म ब्लडेड है हम लोग हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर पाते हैं, हम बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है। जितना टेम्परेचर, चाहे बाहर सर्दी है चाहे गर्मी है, हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। लेकिन इसीलिए हम लोग कपड़े पहनते हैं, सर्दियाँ आती है तो हम कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उसके साथ वेरी नहीं कर पाता। बट अगर कोई कोल्ड ब्लडेड एनिमल है वो उनका टेम्परेचर जो है वो वेरी कर पाता है। अब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आपको पता है दो टिश्यू थे जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते थे, पानी को और खाने को। तो जो जाइलम था वो वाटर ले जाता था और जो फ्लोएम था वो फूड ले जाता था, ठीक है। तो जाइलम जो है वो आपको पता है नीचे से ऊपर बस एक ही डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन में काम करता है, यूनी डायरेक्शन में। और आपको पता होगा कि देखिए जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल टू द रूट फ्रॉम द रूट टू द अदर बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसमें कोई एनर्जी जरूरत होती है, नहीं, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती पानी के ऊपर ले जाने में। क्यों, हेल्प कौन करता है यहाँ पे हेल्प करता है जिसको मैंने आपको बताया था ट्रांसपीरेशन, पिछले वाले आपको टॉपिक पार्ट में बताया था, ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है पानी को ऊपर ले जाने में। एवापोरेशन होता है ना वेपर्स में, तो वो खींचता है, जाइलम को हेल्प करता है, तो कोई एनर्जी की नीड नहीं होती। बट फ्लोएम जो है वो फूड को चारों तरफ मल्टी डायरेक्शन में ले जाता है, बहुत सारा, ठीक है, हर जगह मल्टी डायरेक्शन, ठीक है, मल्टी डायरेक्शन होता है ये, ठीक है। तो ये लीफ से आपको लेकर जाएगा अदर बॉडी पार्ट में, तो इसीलिए इसको चाहिए होगी क्या, एनर्जी। और किस फॉर्म में यूज़ करता है, एटीपी की फॉर्म में यूज़ करता है। और ये मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन में, है ना, एटीपी फॉर्म हो रही थी, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसपिरेशन एंड इट्स फंक्शंस। अब ट्रांसपिरेशन में आपको समझा चुका हूँ, बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ लास्ट वाले पार्ट में, आई थिंक इसको कवर करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ फंक्शंस क्या हैं। एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम क्रिएटिंग पुल, ये एक तरीके का पुल क्रिएट करता है जाइलम के लिए, ठीक है। इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। अगर ज़्यादा पुल कर लेगा तो टेम्परेचर जो है उसका हाई हो जाएगा, हाई टेम्परेचर होगा तो वो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, एवोपरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट में। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड फ्रॉम द लीव्स फूड फैक्ट्री थ्रू द डिफरेंट पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अच्छा, फूड को इधर से उधर ले जाया जाए, ठीक है, अगर फूड को इधर से उधर ले जाया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, ट्रांसलोकेशन कहा जाएगा। तो जाइलम क्या शो करता है, ट्रांसपीरेशन शो करता है, और फ्लोएम क्या शो करता है, ट्रांसलोकेशन शो करता है, इसकी हेल्प से जो है खाने को इधर से उधर ले जाया जाता है। अब हमारा आ जाता है लास्ट पार्ट है जो इस चैप्टर का, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन इन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल प्लांट्स का भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक्सक्रीशन, अब मैंने आपको बताया था फूड को बाहर निकालना इज नॉट एक्सक्रीशन, फूड को बाहर निकालने की प्रोसेस कहते हैं इजेशन, इसको कहेंगे इजेशन, ठीक है।
अच्छा, इसमें हेल्प कौन करता है? फिर हमारे जो फिर एक्सक्रीशन है, क्या एक्सक्रीशन है? कुछ फ्लूइड्स को अपनी बॉडी से बाहर ले जाना, जैसे कह दूं यूरिन फॉर्मेशन को करना, स्वेट का बाहर निकलना। देखिए अभी जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो स्वेट आ रहा है, तो ये क्या है? ये बाहर निकाल रहा है हमारे बॉडी के अनवांटेड फ्लूइड्स को, अनवांटेड चीज़ों को, जैसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं। किस फॉर्म में? जैसे किडनी है, किडनी को एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा जाता है। किडनी, तो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो बॉडी के जनरेटेड वेस्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, कैसा वेस्ट? नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, विच इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड हैंस नीडेड टू बी रिमूव्ड। एक्सक्रीशन इज प्रोसेस बाय विच दीज वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, इसी को कहते हैं एक्सक्रीशन का प्रोसेस। ठीक है, ये यूनिसेलुलर में कैसे किया जाता है? यूनिसेलुलर जैसे अमीबा है तो वो क्या करेगा? वो डिफ्यूजन का प्रोसेस फॉलो करता है। वो क्या करता है? डिफ्यूजन का प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, और हमारा एक्सक्रेटरी जो वेस्ट है वो कैसे कैसा है? देखिए नाइट्रोजीनियस वेस्ट में क्या क्या आएगा? यूरिया आएगा, यूरिक एसिड आएगा, यूरिन आएगा। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यही जो वेस्ट है इसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट इसलिए और कहा जाता है, इट कंटेन नाइट्रोजन इन इट। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अवर प्लांट्स। ठीक है, क्यों? नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं वो, आपको पता होगा, है ना। एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, जो होता है वो किसके थ्रू? स्वेट के थ्रू और यूरिन के थ्रू निकल जाता है। कुछ गैसेज हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं, कुछ सॉल्ट हम एक्सक्रीट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्वेट। ठीक है, स्वेट की हेल्प से हम सॉल्ट को भी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम जानते हैं कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है इन्वॉल्व है? किडनी इन्वॉल्व है, यूरेटर इन्वॉल्व हैं, यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्व है और यूरेथ्रा इन्वॉल्व है। तो देखिए जो आपको बीन ले शेप, जैसे राजमा कहते हैं, राजमा की शेप, इसीलिए राजमा का नाम क्या है इंग्लिश में? किडनी बेन कहा जाता है, क्योंकि वो बीन शेप की होती हैं किडनीज। ठीक है, एक होती है राइट किडनी और एक लेफ्ट किडनी, दो किडनी हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, लेकिन इंसान एक किडनी में भी जिंदा रह सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक होता है इंफीरियर वेना कैवा और हमारा यहाँ पर होता है एक और ब्लड कैपिलरीज रेड कलर की, जिसे कहते हैं ऑर्ड्रा। ऑर्ड्रा यही वही ऑर्ड्रा है, याद कीजिए, जो ब्लड लेकर आ रहा था हार्ट से, और ये वेना कावा वही है जो ब्लड लेके जा रहा था हार्ट तक। ठीक है, उसके बाद अब ये किडनीज जो हैं ये यूरिन क्रिएट करती हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पाइपलाइन सी, इसे कहते हैं यूरेटर। ये यूरेटर यूरिन को कैरी करता है, यूरेटर यूरिन को कैरी करता है यूरिनरी ब्लैडर तक, और यहाँ पर यूरिन हमारी स्टोर होती है। ठीक है, और फिर लास्ट में यूरेथ्रा की ओपनिंग से, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा से ये बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी से। ठीक है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आज का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ, और मैं यहाँ पे फ़ैन वगैरह कुछ चला नहीं सकता, है ना, वॉइस में फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी कोई बात नहीं। एक्सटीरियर वेस्ट हम पढ़ चुके हैं। फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जैसे हमारी सेल जो है दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होती है। वैसे किडनी के अंदर कुछ चीज़ें होती है जो बहुत, किडनी को फिल्टर कहा जाता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है किडनी, और उसमें से क्या निकालती है? एक्सक्रीट करती है, उसमें से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट उसको अलग कर देती है और वाटर को अलग कर देती है, और हमारी ब्लड के जो कंपोनेंट हैं उनको अलग कर देती है। ठीक है, तो फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी करती है। फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी। अब किडनी के अंदर भी बहुत सारे एक फिल्टर्स लगे होते हैं, उन फिल्टर्स का छोटे छोटे फिल्टर्स, मिलियंस ऑफ फिल्टर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, दैट आर नेफ्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है उसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये जो आपको दिखाई दे रहा है नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट, ये नेफ्रॉन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है। ठीक है, इसका ये वाला जो ये दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये कई बार आपके एग्जाम में आया, कई बार, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो आपको यहाँ पे जरा ये येलो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये येलो वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, आपको बस इसी पे ध्यान देना है। अब इसको कैसे, अब बहुत कंजेस्टेड सा लग रहा होगा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग से बना लिया। ठीक है, आपको यहाँ पर समझाने के लिए। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ये इसे जैसे वोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं। क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज मतलब बहुत सारी यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज इकट्ठी होती हैं। हर एक नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन है, ये सिंगल नेफ्रॉन है जो मैंने आपको बताया, ये सिंगल नेफ्रॉन है। तो हर नेफ्रॉन के ऊपर भाई क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज होंगी, और वहाँ की स्टार्टिंग में ही एक बहुत बड़ा फिल्टर लगा होता है जिसे कहते हैं वोमेन्स कैप्सूल, जिसका नाम है वोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पर फर्स्ट
एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट स्टेज ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसमें से ब्लड जो है ज़्यादा तक सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कहाँ हो जाता है, वुमेन्स कैप्सूल पे ही हो जाता है। अब ये जो पाइप दिखाई दे रहा है आपको येलो लाइन, ठीक है, इसको आप फॉलो करेंगे और इसके ऊपर ये लिपटी हुई हैं, ठीक है, ब्लू एंड रेड कलर की, एक होगी हमारी वेन्स और एक होंगी हमारी आर्टरीज, ठीक है। तो इनको आपको देखते हुए चल रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो लिपटी हुई हैं तो ये रीअब्जॉर्प्शन कर रही हैं, आगे मूव कर रहा है ना, यहाँ पे यूरिन जो है आगे की तरफ मूव कर रही है, तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन, उसमें कुछ भी मटेरियल रह गया है तो उसको क्या करेगी, खींच लेगी, ठीक है। ये हेनलेज लूप है, यहाँ पे घूमा हुआ है, देखिए यहाँ पे इसमें, यहाँ पे ये जो लिपटा होता है ये घूमा होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा ऐसा होता है घुमा हुआ, ठीक है। तो हेनलेज लूप पे ही क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, ऊपर से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। यहाँ पर यूरिन में कुछ पार्ट ऐसे रह गया है जो हमारे लिए, हमारे ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको खींच लिया जाता है, कहीं एक्स्ट्रा प्रोटीन ना चला जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा आरबीसीज ना चली जाए, बहुत सारी बीमारी हो जाती है इसकी वजह से अगर एक्स्ट्रा निकल रही है, तो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल, अब आगे बढ़ता जाएगा तो एसेंशियल थिंग्स जो होती हैं, जो ब्लड में रह गई हैं, वो वापस से यूरिन में ऐड कर दी जाती है, कि अब ब्लड को कहता है कि यार ये वाली चीज़ रह गई है, चलो इसको भी हम क्या कर देते हैं, इस यूरिन में ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होती है, उसमें जाकर ये यूरिन इकट्ठी होने लगती है, और इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू होते हुए, यूरेटर के होते हुए, मैंने बताया था आपको, यूरेटर्स के होते हुए और कहाँ चली जाती है, ब्लैडर में चली जाती है, ब्लैडर में, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगी, हमारे ब्लैडर में, और फिर उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये वाली बात शायद समझ आई होगी, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने ट्राई किया है इसको समझाने के लिए, ठीक है। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, भाई सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालना, ये इसका मेन फंक्शन है। टू मेंटेन वाटर एंड आयोनिक बैलेंस, ओस्मोसिक रेगुलेशन, ऑस्मोसिस का प्रोसेस फॉलो करता है ये, जो ब्लड का जो ब्लड में जो वाटर के कंटेंट है उसको मेंटेन करने में भी क्या काम कौन हेल्प करता है, नेफ्रॉन काम करता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी की किडनी खराब हो जाए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, किडनी भाई खराब हो गई है ना, खराब होनी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या फिर भी इंसान जिंदा रह सकता है, हाँ बिल्कुल रह सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, कुछ आर्टिफिशियल किडनीज का हेल्प ली जाती है। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब ये है 3 से 4 दिन में उसका जो ब्लड है रेगुलरली फिल्टर किया जाता है, ठीक है, एक मशीन की हेल्प से। उसका नाम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, हीमोडायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज मीन फॉर किडनी फेलियर ऑफ द पेशेंट। जब किडनी फेल हो जाती है तो उसका हीमो यानी ब्लड का जो है फिल्ट्रेशन या डायलिसिस हुआ जाता है, तो एक मशीन लगी होती है, वहाँ पे उसे लिटा दिया जाता है, हर तीसरे चौथे दिन उसका ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, ठीक है। अगर आपके आसपास कहीं ये डायलिसिस सेंटर्स होते हैं, ठीक है, अगर आपको देखने का मौका मिले तो बिल्कुल जाइएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये अब, क्योंकि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी हो गई, इस चीज़ में बहुत ध्यान देने लगी है, तो जिनके पास पैसा नहीं, क्योंकि डायलिसिस में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो वहाँ के लिए वहाँ के क्षेत्र को प्रोवाइड करने लगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अगर आपके आसपास कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उसमें आपको डायलिसिस सेंटर देखने को मिलेगा, या फिर बड़े बड़े सेंटर्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स। एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है इस वाले चैप्टर का, ठीक है। अब जैसे हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन करते हैं, सॉल्ट करते हैं, यूरिक एसिड करते हैं, वैसे प्लांट्स भी कुछ चीज़ें हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन एक्सक्रीट करते हैं कि नहीं भाई, खाने के प्रोसेस में एक्सक्रीट कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। डिफ्यूजन स्टोमेटा में मैंने आपको बताया था कि गार्ड सेल स्वेल अप हो जाती हैं तो वो ओपन हो जाती हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होने लगता है, ठीक है। एक्स्ट्रा वाटर, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ट्रांसपिरेशन की हेल्प से जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, लेकिन वो वाटर हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में ऊपर निकल जाता है। प्लांट्स कैन इवन लूज सम ऑफ अदर ओल्ड पार्ट लाइक ओल्ड लीव्स। अच्छा, आपने देखा होगा कि काफ़ी जब पत्तियां पुरानी हो जाती हैं तो वो खुद ब खुद गिर जाती हैं, उनकी अब नीड नहीं रहती है, ठीक है। और बार्क ऑफ द ट्री, पुराना हो जाता है जब प्लांट तो उसकी जो बार्क छाल होती है वो भी अपने आप गिरा देता है। आप बड़े प्लांट्स में आपको बड़े ट्रीज में आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि वो जो बार्क होती है वो बाहर की लेयर जो होती है अपने आप ही वो गिरती रहती है। यूकलिप्टस में बहुत ज़्यादा दिखती है। यूकलिप्टस का अगर पौधा यूकलिप्टस का अगर आपके पास में ट्री है तो आपको देखने को आसानी से दिख जाएगा कि वो अपनी लेयर को बहुत जल्दी जल्दी गिराता रहता है, उसकी वो एक्सक्रीशन करता रहता है, ठीक है। अदर वेस्ट मटेरियल लाइक रेजिन, गम्स, आपने वो गोंद खाया होगा, है ना, गोंद जो उसमें पड़ता है, गोंद के लड्डू वगैरह में पड़ता है, तो वो रेजिन और वो गम जो है वो उनके लिए क्या है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है। जैसे हमारे लिए जो यूरिक एसिड है वो खराब, हमारा जो है यूरिक एसिड हमारे लिए खराब है, लेकिन
प्लांट्स के लिए अच्छा है। वैसे रेजिन जो है और गम है उनका एक्सक्रीटरी पार्ट, एक्सक्रीटरी मटेरियल है और वो हमारे लिए अच्छा है, हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो सेक्रीट वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल। बहुत सारा मटेरियल जो है वो सॉइल में भी वेस्ट वाला जो है थ्रू द रूट्स बाहर की तरफ एक्सक्रीट करते रहते हैं प्लांट्स। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आपको तीन स्टेप में समझा दूं, ये लास्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। ठीक है, जैसे ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो सबसे पहला जो आपको समझाया था ये वाला पार्ट, इसी को कहते हैं ग्लोम्यूरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट यहाँ से निकल जाता है, ग्लूकोज निकल जाता है। ठीक है, ग्लूकोज ऑफ द बॉडी अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। तो सबसे पहला अगर आपसे कहा जाए फिल्टर कहाँ पे होगा तो ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन कहेंगे और बोमेंस कैप्सूल में होगा। यहाँ पर नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अलग कर दिया जाता है, ग्लूकोज वाटर को अलग कर दिया जाता है और अमीनो एसिड्स को अलग कर दिया जाता है। अमीनो एसिड हमारे लिए अच्छा है तो ब्लड के होते हुए वो कहाँ चला जाता है, सेल्स में। ठीक है, फिर उसके बाद आता था टेबुलर रीअब्जॉर्प्शन, बीच में जो हेनलेज लूप में किया था। नाउ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्टर आर रीअब्जॉर्ब बैक बाय द कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन। तो रीअब्जॉर्ब कर लिया, कुछ रह तो नहीं गया भाई किसके पास, यूरिन में कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो रह तो नहीं गया, तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेक्रीशन एंड एक्स्ट्रा यूरिया ऑफ द सॉल्ट सिक्रीट इनटू द ट्यूब्यूल विच ओपन अप इनटू अ कलेक्टिंग डट इनटू अ यूरेट। फिर उसके बाद क्या होता है, सेक्रीशन होता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हेनलेज लूप से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो हमारे ब्लड में यूरिया वगैरह थोड़ी बहुत रह गई थी तो उसको वापस से यहाँ पे सेक्रीशन के प्रोसेस के द्वारा यहाँ इस ट्यूब्यूल में डाल दिया जाता है, इसमें दोबारा से ट्यूब्यूल में छोड़ दिया जाता है और ये कलेक्टिंग डक्ट में वापस से यूरिन जो है इकट्ठी होने लगती है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको कवर करने की कोशिश की है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी जल्दी ही डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने सोचा है कि मैथ्स के भी आपको कुछ चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर करने की कोशिश करूं और ये जो समर वेकेशन है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहे। अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको इन्हीं समर वेकेशन में आई थिंक कि ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन को क्योंकि ऐसे पूरा एक साथ नहीं ले सकता, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो मैं उसकी शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, तो जिसके लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे लास्ट की वीडियो में एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट एंड वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि आपने मेरी पहली वीडियो में इतना सारा प्यार दिया। ऐसे ही प्यार को बरकरार रखें और अपने जितने भी जाने वाले फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक ज़रूर किया करें और कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस इज पुनीत चौहान साइनिंग ऑफ एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।